देना बेटा, है ना। सो स्टोरी सुनना बस, है ना। जितनी बताइए मैं उतनी पढ़ाऊंगा, क्योंकि बात तो बहुत ज़्यादा है बताने को। तो चलो तो स्टार्ट करते हैं, जितना आपके काम का है उतना पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले स्टोरी पढ़ाने जा रहा हूँ एक तरीके से, जैसे अखबार पढ़ते हैं ना अपन, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि क्या हुआ था, वैसे ही पढ़ना ही है ना। तो क्या हुआ था सर, सुनना। पहली स्टोरी का नाम है ग्रेट डिप्रेशन। क्या नाम है? ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930। 1930 क्यों बोला? क्योंकि देखो चालू तो ये हुआ था 1929 से, और चला लगभग 1932 33 तक भी चला था। तो कितने साल चला ये? चार। 29, 30, 31, 32, अगर ये चार ले तो 4 साल चला था। ठीक है। तो इस स्टोरी को कहा गया है ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930। ठीक है। तो क्या इसको ग्रेट क्यों कहा जाता है पता है आपको? ग्रेट इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये आज तक का लॉन्गेस्ट, इतने लंबे समय तक डिप्रेशन था। डिप्रेशन का मतलब होता है इकोनॉमी अपने लोएस्ट लेवल पे पड़ी हुई थी, और आज तक का सबसे ज्यादा बड़ा है ये, इसलिए तो ग्रेट बोला गया इसको। डिप्रेशन तो कभी भी आ जाते हैं, अभी भी आ गया था, आता रहता है, उतार चढ़ाव आते रहता है। इसको ग्रेट क्यों बोला? बिकॉज इट वॉज द लॉन्गेस्ट। 4 साल बेटा, कोविड के अंदर अपने यहाँ पे 6-7 महीने लॉकडाउन हुआ होगा ढंग से, है ना। उसी में हालत खराब हो गई थी लोगों की। जस्ट इमेजिन 4 साल में क्या हुआ होगा वहां पे। और वहां पे क्यों पूरी दुनिया में हुआ था, इंडिया में भी हुआ था। समझ रहे हो? इट वॉज द लॉन्गेस्ट, क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन देगा, विच इज द लॉन्गेस्ट बिजनेस साइकिल। ग्रेट डिप्रेशन को सबसे लॉन्गेस्ट माना जाता है। फिर विच इज द डीपेस्ट वन। डीपेस्ट मतलब इकोनॉमी अपने लोएस्ट लेवल पे कौन से कब आई थी? तब जब आई थी ना 1929 से 32 में, उससे तगड़ी आज तक नीचे डाउन कभी भी नहीं आई। इट वॉज द डीपेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट वाइड स्प्रेड डिप्रेशन ऑफ द 20th सेंचुरी। तो 20वीं शताब्दी का सबसे ज्यादा फैलने वाला डिप्रेशन इसको माना जाता है। पूरी दुनिया में फैल गया था। पूरी दुनिया में जो ग्लोबल जीडीपीज थी, द ग्लोबल जीडीपीज फेल बाय अराउंड 15%। पूरी दुनिया की जीडीपी सोचो, ऑन एन एवरेज हर देश की जीडीपी गिर गई 15 से। नॉर्मली बढ़ती है ना, ग्रोथ होती है। समझ रहे हो? 100 रुपए पिछले साल कमाए, इस साल 105 कमाए, तो 5 रुपए की ग्रोथ हुई। यहाँ पे उल्टा क्या हो गया था? डाउन, नेगेटिव। जैसे कोविड में भी यही हुआ था, कोविड में भी नेगेटिव ही चली गई थी ना। भाई नॉर्मली हम हर साल बढ़ते हैं, उस साल बढ़े तो नहीं थे, उल्टा नीचे आ गए थे, ऐसा था। समझ रहे? तो वैसा ही यहाँ पर था। ग्लोबल जीडीपी इस दुनिया में ज़्यादातर जो देश थे वहाँ उनकी जीडीपी गिर गई थी अराउंड कितना परसेंट? 15%। इसलिए तो कहा गया है इसको वाइड स्प्रेड, क्योंकि पूरी दुनिया में फैल गया था ये। कहाँ से स्टार्ट हुआ था सर? इट वॉज स्टार्टेड इन यूएस एंड बिकेम वर्ल्ड वाइड। मैंने आपको बताया भी था ज़्यादातर कहाँ से चालू होते हैं हमेशा। ये जो रिसेशन डिप्रेशन आता है अपने देश में ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा होता है ये यूएस वगैरह जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज होती है ना, समझ रहे हो, जहाँ प्राइवेट सेक्टर सब कुछ चलाता है, वहाँ से ये चालू होता है और धीरे धीरे सारे देशों में फैलता है। समझ गए? तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, क्वेश्चन आएगा। ग्रेट डिप्रेशन कहाँ से चालू हुआ था? यूएस, और फिर दुनिया में फैल गया वो। ठीक है। हुआ क्या था सर? प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम मेन चीज होती है सर। पूरे देश में प्रोडक्शन कम हो गया था, इनकम गिर गई थी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट गिर गया था, लोग बेरोजगार हो गए थे, बहुत हालत खराब हो गई थी। सोचो 4 साल में तो अमीर भी गरीब बन जाता है, सोचो गरीब का क्या हुआ होगा। बहुत बुरे हालात थे, बहुत ही बुरे हालात, बहुत ज़्यादा। ठीक है। सो सुनिएगा सब लोग। अब इसके सर ये क्यों हुआ, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये क्यों हुआ, क्या रीज़न था इसका। सो इसके रीजंस फाइंड आउट करने की कोशिश करी गई उस टाइम पे कि क्यों हुआ, क्योंकि सॉल्व भी तो करना था। प्रॉब्लम क्या है पता है? ये 4 साल में क्यों, 4 साल तक क्यों चला? क्योंकि इसकी रीजन ही समझ में नहीं आ रही थी उनको। जब कोई बीमारी का आप रीजन नहीं पकड़ पाते तो उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढोगे? पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हो? पहले आपको क्या पकड़ना होता है उसका कि भाई ये क्यों हुआ, तभी तो आप उसका सॉल्यूशन करोगे। तो ये पकड़ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्यों हुआ डिप्रेशन, तो इसलिए वो सॉल्व ही नहीं कर पा रहे थे, लंबे समय तक चलते जा रहा था वो। सो एट द एंड फिर काफ़ी लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च करी कि क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ। कई लोगों ने अपने अपने ओपिनियन दिए, किसी ने कहा इस वजह से हुआ, किसी ने कहा उस वजह से हुआ। बट सबसे ज़्यादा सही रीज़न किसका माना गया? जे एम कीन्स। क्या नाम है? जे एम कीन्स। जे एम कीन्स उस टाइम कैम्ब्रिज में पढ़ाई कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। सो सब ने अपने और भी कई लोगों ने अपने अपने ओपिनियंस दिए, बट इसने जो बात कही उसको सबसे ज़्यादा ठीक माना गया। क्लियर है सबको? तो इसने क्या कहा सर? क्वेश्चन आता है,
व्हाट इज द रीजन अकॉर्डिंग टू जेएम कीन्स, व्हाट इज द रीजन ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, क्यों हुआ ग्रेट डिप्रेशन? तो कीन्स ने कहा था ये इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ लोअर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, क्योंकि बोला ये देश में ना अमेरिका में मतलब क्या हो गया था, लोअर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मतलब डिमांड कम हो गई थी लोगों की। सो एग्रीगेट डिमांड के कम होने को क्या माना गया, इसका मेन रीजन माना गया। और मैंने आपको पढ़ाया भी है सभी को अभी इस चैप्टर में ही कि क्या, अभी लास्ट वाले लेक्चर में ही पढ़ाया था कि क्या होते हैं कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल, उसके अंदर पढ़ाया था इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल में पहला वाला ही क्या था, एग्रीगेट डिमांड। तो मैंने वहां बताया था कि एग्रीगेट डिमांड में चेंज आने से क्या आता है, देश में बिजनेस साइकिल आता है। तो इसी रीजन को किसने माना, कीन्स ने। तो अकॉर्डिंग टू कीन्स ये था रीजन बिजनेस साइकिल होने का, मतलब डिप्रेशन आने का उस देश के अंदर। एग्रीगेट डिमांड कम हो गई थी, डिमांड कम होगी तो क्या होगी, प्रोड्यूसर क्या करेंगे, सप्लाई कम करेंगे, प्रोड्यूसर सप्लाई कम करेंगे, आउटपुट कम बनाएंगे, आउटपुट कम बनाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, कम, बेरोजगारी छा जाएगी। ऐसे ही हुआ और ये बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, इतना डीप चला गया, बहुत ज्यादा डीप, मतलब डिप्रेशन चला गया ऐसा। चलो समझ में आया। इसके अलावा कई लोगों ने अपने अपने ओपिनियन दिए, वो तो हमको क्या पढ़ना, तो याद रखना मेन किसका, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जेएम कीन्स ने जो कहा वो जरूरी है, ठीक है। ओके सर। और बाकी लोगों का क्या कहना था, वो कुछ भी बातें बोल रहे थे। कई लोग, अदर मॉनेटरिस्ट ओपिन दैट, उनका ओपिनियन क्या था कि ग्रेट डिप्रेशन क्यों हुआ, कोई बोल रहा है बैंकिंग क्राइसिस से हुआ, कोई बोल रहा है मनी सप्लाई से हुआ, बट अकॉर्डिंग टू जेएम कीन्स व्हाट वाज द रीजन, लोअर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर वाज द रीजन, ठीक। चलो, कईयों ने बोला डिफ्लेशन की वजह से, कईयों ने बोला प्रॉफिट्स कम थे, कईयों ने बोला अब सरकार कर्जे में है, समझ रहे हो, कईयों ने बोला पेसिमिस्टिक साइकोलॉजी की वजह से पड़ा था, अपने स्टेट ऑफ माइंड, समझ रहे हो। तो ये सारी रीजंस दी है, लेकिन मेन रीजन याद रखना एक ही है बस। चलो, तो ये हुआ, क्या कह रहा है, खुद भी कह रहा है वो, वॉट एवर मे बी द कॉज ऑफ द डिप्रेशन इट कॉज्ड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रेस इन द वर्ल्ड। सर कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन दुनिया में क्या आ गया था, बहुत ज्यादा ना दुख फैल गया था, बहुत ज्यादा परेशानी का समय था, बहुत ज्यादा ये वाला टाइम, ठीक है। सो प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर सब गिर गए थे, बेरोजगारी ही बेरोजगारी, लोगों के काम धंधे बंद हो गए, शटडाउन हो गई कंपनीज, ये वो फलान, बहुत बुरे हालात, समझ गए मेरी बात। सो द इकोनॉमीज ऑफ द, अच्छा तो सर ये ऐसे ही पड़ा रहा क्या, नहीं, ऑब्वियसली ठीक हुआ तभी तो आज जिंदा है अपन, नहीं तो इंसान ही मर जाता ना फिर तो। अगर सोचो तब से अभी तक चल रहा होता, अभी तक बचते क्या इंसान, फिर भूखे थोड़ी बचेंगे। आज जिंदा है इसका मतलब ठीक हो ही गई इकोनॉमी। तो कैसे ठीक हुई सर, द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बिगैन रिकवरिंग इन 1933। 1933 में जाके वो स्टार्ट हुई रिकवर करना, ठीक है। धीरे धीरे सप्लाई बढ़ने लगी मनी की, पैसा आने लगा, धीरे धीरे इंटरनेशनल इनफ्लो ऑफ गोल्ड, गोल्ड आने लगा, इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार भी खर्चा करने लगी। सरकार के खर्चा करने से क्या बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है ना। सरकार रोड बनाएगी, और क्या बनाएगी, रोड्स बताया था, ब्रिजेस, डैम्स, पूरा मालूम बताया था। तो फिर समझ रहे हो, वर्ल्ड वॉर 2 भी हुई थी उसी समय, तो काफी नुकसान हुआ था। तो उसको, वॉर के बाद क्या होता है, सरकार पैसा लगाती है, वापस से चीजें बनाएगी। अभी ईरान और अमेरिका की वॉर चल रही थी, अब ईरान का तो सारा टूट फूट गया, तो जब वो वापस इन्वेस्ट करेगा तो क्या होगा, देश में एक्सपेंशन, क्योंकि पैसा लगाएगा, रोड बनाएगा, बिल्डिंगें बनाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, पैसा लगाएगा, तो देश में क्या होगा, एक्सपेंशन, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी। तो यही माना गया। इससे क्या हुआ, ठीक है, दे स्लोली केम आउट ऑफ रिसेशन एंड दे एंटर्ड द फेज ऑफ एक्सपेंशन एंड अपटर्न। फिर उनके क्या आने लग गया, बाद में एक्सपेंशन हो गया, ठीक हो गई मतलब इकोनॉमी। तो ये कहानी थी, बस कहानी की तरह ही पढ़ना है, स्टोरी जैसे कोई सुनते ना अपन कहानी, वैसे ही समझ में आया सबको ये वाली कहानी। अब सुनना, इसके बाद दूसरी कहानी, ये भी बड़ी फेमस है कहानी, इसको बोलते हैं बेटा आईटी बबल बस्ट। क्या कहते हैं, आईटी बबल बस्ट, फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बबल बस्ट ऑफ ईयर 2000। अब है तो ईयर 2000 बोला, अब कहानी चालू होती है कहां से, चालू तो भाई साहब 97 से होती है, 97 से 2000 तक। कैसे, अब कहानी सुनना है ना। इस कहानी में क्या हुआ था ना, ये वो समय है जब दुनिया में इंटरनेट आया था, समझ रहे हो। यहाँ पे क्लास में कुछ लोग वो बैठे हैं जो इंटरनेट से पहले के हैं, और कुछ लोग वो बैठे हैं जो इंटरनेट के बाद के हैं। सो आई वॉज बॉर्न बिफोर द इंटरनेट, यू बॉर्न आफ्टर द इंटरनेट, राइट। अरे हाँ ना, है ना, है ना, ऐसे ही है ना। फिर तो ऐसा मामला था सर। तो सुनिएगा, जब सोचो दुनिया में
वैसे तो हर चीज़ का जो रेवोल्यू मतलब कुछ भी चीज़ इन्वेंशन हुई है जिसकी भी, जैसे मान लो लाइट है, लाइट का आविष्कार हुआ, अपने आप में बड़ी बात थी यार, लाइट बनना है ना, लाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनना, पहले तो वो बड़ी बात हुई दुनिया में ना, ये बड़े आविष्कारों में से आता है। टेलीफोन, इट वाज द बिगेस्ट, इट वाज बहुत बड़ा इन्वेंशन था टेलीफोन, कि एक आदमी यहाँ से बैठे बैठे हेलो 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 कर रहा है उधर। सब लोग बचपन में वाला गेम तो खेला ही होगा सबने, एक वो दो वो लगाते हैं उसमें बीच में पाइप लगा देते हैं, उधर खिड़की के उधर भाई को बिठा देते हैं, बोला हेलो 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 हेलो, ऐसे करते हैं। तुम नहीं खेला? कोई बात नहीं, तुम महंगे वाले खिलौनों से खेलते होगे। हमारे टाइम पे तो वही करते थे हम लोग, उल्टे सीधे काम। चलो, तो मैं तो खैर बहुत ही गंदे करता था। बहुत हाई फाई। एक बार पूरे गार्डन में आग लगा दी थी मैंने। पता है क्यों? क्योंकि मेरे को अच्छा थी, मैंने कहा यार एक चूल्हा बनाऊंगा। चूल्हा कैसे? वो होती ना, पतंग उड़ाते हैं अपन, चरखी होती है ना, चरखी, तो चरखी को तोड़ा, बड़े वाले चरखे को तोड़ा, उसमें होल होता है बीच में। मैंने कहा यार आज इससे मैं बनाऊंगा स्टोव। सो मम्मी थी नहीं घर पे, कहीं गई हुई थी, मैंने बनाया, तोड़ के गार्डन में लगा दिया। पूरा अच्छा खासा गार्डन था वो हमारा, तो लगा दिया। अब उसमें आग लग गई। गार्डन में आग लग गई। अब मेरे को पता नहीं, बोला आग आग बुझाते कैसे हैं। मैंने पेंट डाल दी, पेंट का डब्बा पड़ा हुआ था, पेंट डाल दिया, वो और आग फैल गई। भाई साहब जो तबाही मचाई। खैर बहुत पिटा हूं मैं बचपन में। हमारी मम्मी खतरनाक थी एक लेवल तक, जब तक पिटाई काम कर सकती थी तब तक उन्होंने पीटा, फिर बाद में तो वो नंगा खड़ा कर देती थी। घर के बाहर, बोलो उससे तो शर्म आएगी ना, शैतानी नहीं करेंगे, तो ऐसे करती थी मम्मी। तो खैर बुरे बुरे काम करते हैं, तो चलो खैर तुम तो क्या ही करते होगे। हाँ, तो याद रखिएगा सब लोग, आईटी बबल बस दुनिया के, सोचो जरा, इंटरनेट आया दुनिया में, अपने आप में कितना बड़ा आविष्कार है। आज आप खुद ही देख रहे हो, द होल वर्ल्ड इज रनिंग, है ना, बिकॉज ऑफ इंटरनेट। मतलब इंटरनेट यार आज ना हो तो मतलब समझ लो, जिस देश में नहीं है वो देश भी नहीं है, वो देश की प्रगति भी नहीं है, होगी नहीं। लॉजिक है। इंटरनेट अपने आप में बहुत बड़ा आविष्कार है। और इसके वो पढ़ते हैं ना अपन, वो ऐसे वगैरह भी आते थे स्कूल में, इट इज़ अ बून और अ कर्स, है ना, वो अच्छी बात है बुरी बात है। तो देखो 99 मतलब 90% बोले तो अच्छी बात है, बट 10% उसकी बहुत कमियां भी है। अगर उसे यूज़ किया जाए तो ये बहुत वर्ल्ड को फ़ायदा पहुंचा सकता है इंटरनेट, अगर यूज़ किया जाए, मिसयूज़ नहीं। सही है। सो याद रखिएगा, अपने आप में इतनी बड़ी चीज़ आई दुनिया में, तो अब इमेजिन करो क्या होने वाला था, क्या हुआ होगा। जिन जिन कंपनियों ने ये कंपनियां चालू करी थी, या जिन जिन लोगों ने इनमें इन्वेस्ट किया था, उनकी ग्रोथ बहुत तगड़ी शानदार हुई थी। समझ गए मेरी बात? तो ये वो समय था, तो इसीलिए कहा गया आईटी बबल बस्ट। अब सुनना ये स्टोरी में क्या हुआ था, ठीक है? करें स्टार्ट? चलो सुनना। सो आईटी बबल बस्ट, आईटी बबल इसको बोलते हैं, आईटी बबल भी बोलते हैं इसको, डॉट कॉम बबल भी बोलते हैं, क्योंकि उस समय डॉट कॉम कंपनीज आई थी। आप लिखते हो ना www डॉट, दीज कंपनीज वर स्टार्टेड देन, तब स्टार्ट हुई थी वो। समझ रहे हो कितना बड़ी बात है। सो याद रखिएगा, ये कंपनीज तब स्टार्ट हुई थी, एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी न्यू इंटरनेट बेस्ड कंपनीज, ठीक है, जिनको हम डॉट कॉम कंपनीज भी बोलते हैं, दीज वर स्टार्टेड। तो 1997 में इंटरनेट कंपनीज आई थी, डॉट कॉम कंपनीज आई थी, एंड ये स्टार्टअप थे। ऑब्वियसली यंग जनरेशन आप जानते हो, है ना, इंटरनेट वगैरह तो यंग जनरेशन, स्टार्टअप्स थे एक तरीके के, उस समय स्टार्टअप्स थे, छोटे छोटे थे, है ना। अब स्टार्टअप को आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा, फंडिंग। वो देखते हो शार्क टैंक वगैरह देखते होगे ना आप, पैसा चाहिए उनको। तो उस समय सोने पे सुहागा क्या हुआ कि जो बैंक्स हैं उन्होंने इंटरेस्ट रेट भी कम कर रखी थी। ये तो मजे आ गए, समझ लो, चाहिए थे पैसे और पैसे मिल रहे हैं बैंक से, वो भी सस्ते में, ऐसा, ये तो मजा आ गया उनको। तो अब सुनना। सो ग्रोथ, देखो क्या कह रहा है, द लो इंटरेस्ट रेट्स इन 1998 1999 इट एनकरेज द स्टार्टअप्स। ये जो डॉट कॉम कंपनीज है उनको खूब क्या मिला, एंकरेजमेंट मिला, पैसा खूब मिला बैंकों से, ठीक है। सो दे बोरोड लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द मार्केट्स, खूब बोरो किया क्योंकि इंटरेस्ट रेट क्या थी, कम थी। समझ मजे आ गए उनके तो। एंड पैसा लगाया ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट, जैसे जैसे वो स्टार्टअप्स काम कर रहे थे, ग्रोथ होते जा रही थी। एंड ये बड़ा स्कोप देखते हुए, क्योंकि ग्रोथ अच्छी हो रही थी बहुत ताबड़तोड़, तो इसको देखते हुए जो बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट थे, बड़े बड़े जो होते हैं, समझ रहे हो, वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब इन्वेस्टर्स, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर आने लग गए, वो भी इन्वेस्ट करने लगे। अभी तक बैंक से लिया था इन्होंने, मान लो मेरा स्टार्टअप है, अभी तो मैं बैंक से ले रहा था,
फिर ग्रोथ इतनी तगड़ी हो रही थी कि जो बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो भी भाई साहब खूब पैसा लगाने लग गए, खूब दमादम इन्वेस्ट करने लग गए। ठीक है, तो क्या होना था, ग्रोथ तो होनी थी, शानदार ग्रोथ हो रही, बहुत खतरनाक वाली, समझ रहे हो। सो दे इन्वेस्टेड ह्यूज अमाउंट्स इन दीज कंपनीज। अब क्या होता है ना, हर चीज़ की एक अति होती है, अति। ठीक है, अच्छी बात है, ऑप्टिमिज्म के चक्कर में आप इन्वेस्ट करते हो, आप अच्छा हमेशा सोचते हो कि अच्छा अच्छा होगा और आप खूब लगाते हो, लगाओ, अच्छी बात है, बट ओवर नहीं होना चाहिए कुछ भी। एवरीथिंग इज इन एक्सेस नुकसान ही करती है, समझ रहे हो। आप पानी भी ज़्यादा पियोगे तो नुकसान करेगा, शराब तो ऐसी बदनाम है दुनिया में, समझ रहे हो मेरी बात। और क्या, पानी ज़्यादा पी के देखना, उल्टी होगी, नहीं हो तो मैं नाम बदल दूंगा अपना, समझ रहे हो। होती है, 2 ग्लास 2 जग भर के पिलाऊं अभी आपको, यहीं वॉमिट करोगे सारे के सारे, होता है, समझ गए। तो ओवर में हर चीज़ नुकसान करती है, तो वहाँ पे यही हो रहा था, ओवर ऑप्टिमिज्म की वजह से अब वो ज़्यादा लगाए जाए लगाए जाए लगाए जाए, ग्रोथ होगी ग्रोथ होगी ग्रोथ होगी, तो क्या होगा सर, एक बबल बन गया। हो भी रही थी थोड़ी बहुत ग्रोथ, अच्छी खासी हो रही थी ग्रोथ, सो एक बबल बन गया। बबल समझते हो, हवा बन जाती है ना, घमंड आ जाता है ना, जैसे कई लोग बोले और खूब कमाने लग जाते हैं तो घमंड नहीं आ जाता, वैसा ही काइंड ऑफ एक बबल बन गया, एक हवा बन गई, बोले और अब तो भाई साहब रुकेगा ही नहीं, लगाओ दमादम पैसा, ओवर, वही तो यही कह रहा है वो, ड्यू टू ओवर ऑप्टिमिज्म इन द मार्केट द इन्वेस्टर्स वर लेस कॉशियस। बेफिक्र होकर लगा रहे थे दमादम, बोला अरे लगाओ दमादम, क्या होना था फिर आप बताओ, क्या होता है, ओवर ओवर कोई भी चीज़ करने का नुकसान होता है, तो वही हुआ फिर। सो अच्छा सुन ना, उस समय तो लगा रहे थे वो लेस कॉशियस होके, है ना, केयरफुल नहीं थे, बिल्कुल भी केयरलेस होके दमादम लगाए जा रहे थे। सो देयर वाज अ ग्रेट राइज इन देयर स्टॉक प्राइसेस, कंपनियों के स्टॉक प्राइसेस ताबड़तोड़ बढ़ रहे थे, बहुत हाई जा रहा था। इट वॉज नोटिस दैट could the companies could cause their stock prices to rise by simply adding an e। ऐसा माना जा रहा था कि आप अपनी कंपनी के आगे बस नाम में ना क्या लगा लो, ई, और वो मतलब यूं जाएगा शेयर, एक अल्फाबेट डालने से आपकी कंपनी का शेयर प्राइस सड़क रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था, समझ रहे हो ना, सुन रहे हो ना, ई कॉमर्स, समझ रहे हो, ई मेल, कुछ भी किसी के भी आगे ई लगा दो भाई साहब, ऊपर जा रहा था, ऐसा कह रहा है वो, क्योंकि इंटरनेट एक अपने आप में दुनिया में क्या था, बहुत तगड़ी चीज़ थी। सो ऐसा माना जा रहा था कि जो जो कंपनीज ऐसा कुछ कर देती थी, ताबड़तोड़ शेयर्स जा रहे थे खूब ऊपर, स्टॉक प्राइस जा रहा था। अब सुनना क्या कह रहा है वो, सो दीज कंपनीज ऑफर्ड देयर सर्विसेज प्रोडक्ट्स फॉर फ्री। अब ये उस समय अपने प्रोडक्ट्स को कैसे दे रहे थे, फ्री। जैसा आपको बताऊं, क्या फेसबुक भी इसी मॉडल पे काम करता है। फेसबुक जब आया दुनिया में, मतलब जब मार्क जकरबर्ग ने बनाया था, जानते हैं सब, पिक्चर देखिए, एक पिक्चर आई थी उसकी, सोशल नेटवर्क, नहीं देखी, मौका मिले तो देखना, मिलेगी, सोशल नेटवर्क नाम है पिक्चर का, देखिएगा कैसे, मतलब अच्छी पिक्चर है। सो सुनिएगा, बस अकेले देखना ना, तो अकेले देखना, घर वालों को बैठा के मत देखने लग जाना। चलो, तो सोशल नेटवर्क आई थी, है ना। अब सुनना, वो मतलब फेसबुक ने क्या सोचा था उस टाइम, उन्होंने कंपनी बनाई, है ना, मतलब ये बनाया, ऐप बनाया। सो उनका पहला जो जो सोच थी उसके पीछे ना, फिलॉसफी थी, वो क्या थी, वो ये उन्होंने ये सोचा था कि भाई हम इसको फ्री देंगे। पहले पता है कैसे, पहले आम जनता में नहीं उसने लॉन्च किया था, पहले उसने यूनिवर्सिटीज़ में लॉन्च किया था सिर्फ उसको, पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किया, फिर कैम्ब्रिज में किया, ऐसे करके जो अमेरिका में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी, सिर्फ यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कौन होते हैं सारे, यंग पीपल, यंग जनरेशन। सो उसने वहाँ लॉन्च करा, सोशल मीडिया था, उससे पहले इतना कुछ तगड़ा था भी नहीं, 1-2 कंपनीज थी। अगर मैं बताऊं, मैं तो फेसबुक से पहले आ गया था ना दुनिया में, तो फेसबुक से पहले एक ऑर्कुट यूज़ करते थे हम लोग, समझ रहे हो। सो एक ऑर्कुट नाम की वेबसाइट थी, दैट वाज आल्सो गुड, बट उसमें क्या होता था ना, मेरे को आज भी याद है, मैं था 12th में था। सो अब एक थी कोई हमारी जिससे बातचीत चलती थी, कोटा में थी वो, है ना। सो मतलब हम टूर्नामेंट्स में मिलते थे, स्कूल की तरफ से टूर्नामेंट्स नहीं जाते, तो ऐसे मैं जाता था, वो भी जाती थी, अपनी स्कूल से आती थी, ऐसे जो भी, तो वहाँ हमारी ऐसे बातचीत हुई, तो फिर अब इंटरनेट पे बात होती थी। अब हर संडे को, यू वोंट बिलीव, क्योंकि इंटरनेट फ़ोन में थोड़ी होता था, फ़ोन तो वैसे थे ही नहीं, तो हर संडे को वो नहीं होते थे साइबर कैफ़ेज़, पहले साइबर कैफ़ेज़ का बड़ा मामला था, तो साइबर कैफ़ेज़ होते थे ऐसे यूँ, केबिन्स बने होते थे। सो साइबर कैफ़े जाते थे, 10 रुपये लेता था 1 घंटे का। अब वो हर संडे का हमारा फिक्स था कि वो भी आएगी उस टाइम पे शाम को, मैं भी जाऊँगा, ऐसे फिर बात करेंगे उस पर। अब वो ऑर्कुट था, प्रॉब्लम पता है क्या थी, प्रॉब्लम वॉज दैट
कि जैसे आज अपन वो नहीं लिखते पोस्ट पे, अरे पोस्ट पे लिखते हैं ना अपन, इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट बनाते हैं या फेसबुक पे कोई पोस्ट लिखते हैं, पोस्ट तो टाइमलाइन पे दिखता है, वहाँ एक्चुअली सब टाइमलाइन पे दिखता था। अब आप सोचो मैं उससे जो बात करूंगा वो एक तरीके से इट वॉज अ पोस्ट, तो तुम भी पढ़ सकते हो उसको, मतलब अगर तुम मान लो उसके दोस्त हो तो तुम भी पढ़ सकते हो, इट वॉज नॉट अ मैसेज, इट वॉज अ पोस्ट। समझ गए, तो दिस वॉज द इशू। तो ऐसे माहौल चलता था तब। तो आप समझिए उसके बाद फिर क्या आया, इंस्टाग्राम, तो ये फेसबुक आया। सो देन आई टोल्ड हर, मैंने कहा नहीं नहीं विल शिफ्ट टू दैट। वो मैंने उसको बोला, मैंने कहा उस पर आ जाओ, फेसबुक पे नई ऐप आई है बढ़िया सी, समझ गए। और क्या फिर, और क्या करूँ, तो नई वेबसाइट आई, फिर वी शिफ्टेड टू दैट। सो आई वॉज यूजिंग स्टार्टिंग से ही फेसबुक। तो अब आप समझिएगा कहने का मतलब, ये सब ऐसे थोड़ी बता रहा हूँ, काम नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, समझो। सो उसने भी तो फ्री दिया, क्यों दिया यूनिवर्सिटीज़ में, पता है, ताकि भाई यंग जनरेशन है दमादम यूज़ करेगी, फैलेगा वो। मैंने भी तो फैलाया ना एक तरीके से, कहा ना उसको उस पर आ जाओ, फिर समझ लो, फिर उसको देख के 3-4 और आ गए। तो ऐसे बढ़ा वो। तो उसने ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, इसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। समझ लो कि यूनिवर्सिटीज़ है, एक यूनिवर्सिटी को देख के जब हार्वर्ड में उसने लॉन्च किया तो हार्वर्ड में सारे पागल हो गए, दे वेंट क्रेजी, बोले यार ये क्या नई चीज़ आ गई। फिर उसको देख के दूसरी यूनिवर्सिटी ने चालू किया, फिर उस यूनिवर्सिटी को देख के और यूनिवर्सिटी ने चालू किया, अमेरिका में ये हो गया पॉपुलर, फिर आम जनता में है, फिर इंडिया में है, अब आई बात समझ में, ऐसे। सो फ्री था, कई ऑफर्स उसके पास आ रहे थे जकरबर्ग के पास कि यार इसको ना आप चार्ज करने लग जाओ लोगों से इसके लिए, समझ लो, यू स्टार्ट चार्जिंग फ्रॉम देम, कुछ भी पैसा। लेकिन उसने बोला बोला नहीं मैं फ्री रखूंगा, क्योंकि अगर मैं चार्ज करूंगा तो ये फैलेगा नहीं। समझ रहे हो मेरी बात, उसने इसको पूरा फ्री रखा, आज भी फ्री है, आज भी फ्री है ना वो, अरे है ना, अदर थिंग्स के लिए अपन पे करते हैं वो फ्री है अभी भी। समझ रहे हो मेरी बात, उसने, और उसने बाकी सारी कंपनीज जो भी करी थी उनको भी फ्री रखा। आज भी व्हाट्सएप फ्री है, व्हाट्सएप इज अ मैसेंजर राइट, आज आप कितना शेयर करते हैं उस पर सारी चीज़ें, फिर भी फ्री है ना, फ्री है, कॉल्स भी होती है। इंस्टाग्राम वो भी वही ओन, इट इज़ ओन्ड बाय मेटा, उस एक ही कंपनी का है सारा ये मामला, उसने सब खरीद लिया, जो जो उसने खरीद लिया सब फ्री कर रखा है ना, आया समझ में। तो ये तो उसका मॉडल था, ऐसे ही तब मॉडल था इन कंपनीज का भी। अब मेरी बात सुनना, तो ये मॉडल तो अच्छा था भाई, दिमाग तो सही लगाया कि फ्री रखो, तो इन्होंने यही तो बोल रहा है वो, अब लाइन समझ में आ गई, अब तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो दे ऑफर्ड द गुड्स फॉर फ्री, इंटरनेट वाले जो प्रोडक्ट्स थे दे ऑफर्ड देम फ्री। तो अब सोचो, तुम पैसा लगा रहे हो दमादम और फ्री बांट रहे हो, आ कुछ है नहीं रहा तुम्हारे पास, रेवेन्यू भी तो आना चाहिए, समझो इस बात को, समझे। सो सो प्रॉब्लम क्या थी, गलती क्या करी भाई, पहली बात तो ओवर ऑप्टिमिज्म, ज़्यादा केयरलेस होके इन्वेस्ट करे जा रहे थे, है ना, दमादम इन्वेस्ट करे जा रहे थे, एंड they were offering the products for free with the expectation that they could build enough brand awareness। तो इनका एक्सपेक्टेशन वही था जकरबर्ग वाला कि ताकि ब्रांड अवेयरनेस बढ़े, लोग खूब ज़्यादा फैले, ये तो सोच ठीक थी। बट क्या हुआ देखो, बोला अभी अभी फ्री कर देते हैं, बोले जब एक बार अवेयरनेस आ जाएगी तब चार्ज कर लेंगे पैसे, ऐसा इनका सोचना था, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट हुआ क्या, दीज कंपनीज सॉ हाई ग्रोथ, ग्रोथ तो बहुत हाई हुई, एंड अ टाइप ऑफ बबल इज डेवलप्ड, एक हवा बन गई इनके आसपास, ठीक है, हवा बन गई, ठीक है। अब सुनना आगे क्या कह रहा है, द ग्रोथ ओवर प्रॉफिट्स मेंटालिटी लेड सम कंपनीज टू एंगेज इन लैविश इंटरनल स्पेंडिंग। अब सुनना सर, इनकी जो मेंटालिटी थी ना वो तो कैसी थी, ग्रोथ ओवर प्रॉफिट्स। देखो हर आदमी ग्रोथ करता है, कैसे करता है, प्रॉफिट से। आपने सुना होगा रिटेन अर्निंग्स करते, अपन अकाउंट बनाते हैं उसके अंदर रिटेन अर्निंग्स या पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस नहीं लिखते अपन, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है ना, रिजर्व सरप्लस क्यों बनाते हैं अपन, रिटेन अर्निंग्स क्यों बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स, व्हाई आर वी रिटेनिंग इट, फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। सर प्रॉफिट से ही तो करते हैं एक्सपेंशन। ये बावड़ी पूछ क्या कर रहे थे, इनकी मेंटालिटी थी ग्रोथ ओवर द प्रॉफिट्स, मतलब प्रॉफिट से भी ज्यादा। अब यार प्रॉफिट जितने हैं नहीं तुम्हारे, उससे ज्यादा ग्रोथ करोगे तो क्या होगा, पैसों की कमी तो बढ़ेगी, ऊपर से पैसे की कमी पड़नी थी, क्योंकि इनकी मेंटालिटी कैसी थी, ग्रोथ ओवर प्रॉफिट्स, हद से ज्यादा ग्रोथ करना, बोलो बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, नेटवर्क बढ़ाओ, अरे पैसे ले नहीं, और ऊपर से पैसे नहीं ले रहे तुम, फ्री में बांट रहे हो,
एक तो फ्री फ्री गुड्स दे रहे हो लोगों को, फ्री प्रोडक्ट्स दे रहे हो, और क्या कर रहे हो, नेट बढ़ाए जा रहे हो ग्रोथ, ठीक है, प्रॉफिट्स उतने हैं नहीं तुम्हारे पास। ऊपर से एक और गलती क्या कर रहे थे, खूब धमाधम थे तो यंग जनरेशन ही, स्टार्टअप ही तो था, यूथ ही था, तो ये जो कंपनीज के मालिक थे यंग थे सारे, अनसेंट पैसा आने लगा। सो दे स्टार्टेड इन, मतलब लैविश खर्चे करने लग गए, अय्याशी मस्त एकदम चकाचक, समझ रहे हो रियल में। सो दे यूज टू सुपर कार्स खरीदने लगे, महंगी महंगी गाड़ियाँ। देखो आज महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हो, एक प्लॉट बेचूंगा महंगी गाड़ी आ जाती, कोई बड़ी बात नहीं है, बट दैट इज ओनली इफ यू वांट इट, इच्छा होनी चाहिए, नहीं तो समझ रहे हो। एक तो मेरी मेरी पर्सनली कार तो मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा, समझ रहे हो, बाइक्स फिर भी मेरे को शौक है बचपन से ज़्यादा अलग अलग बाइक्स खरीदने का, लेकिन मेरी बात समझना कि उस आज तो आसान है, एट दैट टाइम बाइंग अ सुपर कार वॉज अ यू नो, इट वॉज अ बिग थिंग, समझ रहे हो। मैं उस ज़माने से आया हूँ जब भाई जहाँ इंडिया में किस किस के पास फरारी होती थी वो भी गिनती पे याद होता था, कि भाई एक है सचिन के पास थी, एक ऐसे करके पाँच छः ही होती थी मुश्किल से, समझ रहे हो। एक कार आती थी हमर, सही में वन ऑफ माई फेवरेट्स। सो वो भी किस किस के पास थी ये भी ये याद होता था, ये वो टाइम था, मतलब है ना। सो आप, लेकिन आज तो कोई वो नहीं है ना, अरे पैसे की कोई वो नहीं है, कोई लिमिट नहीं है इंडिया में, खूब है भैया, पैसे भर भर के है, कहीं भी तुम सोचोगे नहीं कि कहीं भी आ जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात, वाली बात है। अभी तुम जिस बिल्डिंग में पढ़ रहे हो, आपको क्या लगता है इसका जो मालिक है, इनके जो ओनर है, तीन 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 जी वैगन खरीद सकते हैं, फिर भी पैसा बचेगा। इसलिए तो बोल रहा हूँ, आपको लगता नहीं है कि पैसा है, पैसा है, समझ रहे हो मेरी बात, खूब पैसा होता है, रियल एस्टेट है। आज इस बिल्डिंग की वैल्यू कितनी होगी, जस्ट इमेजिन, समझ रहे हो, जिस रोड पे ये है, जिस एरिया में ये है, तो अपने आप समझ लो, समझ लो, कहने का मतलब आई एम जस्ट समझा रहा हूँ कि अब मुश्किल नहीं है, तब तो मुश्किल था। तब ये लोग क्या करने लगे, अनसंट खर्चे, सुपर कार्स खरीद रहे हैं, महंगी महंगी यॉट्स खरीद रहे हैं, यॉट समझते हो, यॉट होती है स्मॉल शिप्स काइंड ऑफ, स्मॉल बोट्स होती है, मतलब एक कमरा जैसा इतना बन जाता है, एक यॉट होती है, उस पर आप मतलब लग्जरी लग्जरी 200 मिलियन की आती है वो, मतलब आप मान लो 100 करोड़ की, 80 करोड़ की, अच्छी खासी महंगी आती है वो यॉट्स, तो खूब खर्चा करने लग गए भाई साहब। तो ये भी एक तो दो गलती कर रहे थे, पहली प्रॉफिट से ज़्यादा ग्रोथ करना, दूसरी ये वाली गलतियां करना, अरे कंजूसाई करते ना थोड़ा सा, अनसंट खर्चे उड़ा रहे हो तुम, वैसे ही तुम्हारे पास पैसे क्या है, वैसे ही तुम जितने हैं नहीं उससे ज़्यादा के खर्च सपने देख रहे हो, वही वाली बोलते ना कि जितने चादर नहीं है उससे ज़्यादा पैर फैला रहे हैं, पहले तो वही गलती हो रही थी, और दूसरी ये कि खर्चे दमादम कर रहे हो, तो यही कर रहे थे, देवर lavish इंटरनल स्पेंडिंग एंड elaborate बिजनेस फैसिलिटीज, बढ़िया बढ़िया फैक्ट्रियां बना रहे हैं, ऑफिस बना रहे हैं, केबिन्स बना रहे हैं, अनसंट खर्चा, ठीक है। सो क्या ये होना था, अब आप बताओ, ये सब आपने स्टोरी सुनी, क्या होना था सर, वो बबल फूटना तो था ही कभी ना कभी, क्योंकि ओवर हर चीज का, अति हर चीज की बुरी होती है। सो ऑब्वियसली क्या हुआ, दीज कंपनीज कुड नॉट सस्टेन फॉर लॉन्ग, वो जो बबल था वो लंबे समय तक नहीं चला और वो बबल फूट गया। द कोलैप्स ऑफ द बबल टुक प्लेस ड्यूरिंग 99 एंड 2001। सो 99 और 2001 के बीच में वो बबल फूट गया। सर क्यों फूट गया, बिकॉज दे रैन आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल की कमी पड़नी थी, समझ रहे हो। औकात से ज़्यादा बिजनेस में लगाओगे, औकात से ज़्यादा ग्रोथ करोगे तो यही होगा ना, औकात का मतलब प्रॉफिट्स, जितने प्रॉफिट्स नहीं है उससे ज़्यादा ग्रोथ करोगे तो कैसे होगा, यू वोंट बी एबल टू सस्टेन इट, आप चला तो पाओगे नहीं लंबे समय। सो मैनी .com कंपनीज रैन आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल की कमी पड़ने लगी, एंड वर एक्वायर्ड और लिक्विडेटेड, कुछ हो गई बंद, कुछ हो गई लिक्विडेटेड, समझ रहे हो, किसी ने कईयों को टेक ओवर कर लिया। नियरली हाफ ऑफ द कंपनीज वर इधर शट डाउन, या तो बंद हो गई, या वर टेकन ओवर बाय अदर कंपनीज। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, सोचो इतनी ताबड़तोड़ बढ़ने वाली चीज नीचे भी तो आ गई, तो स्टॉक मार्केट तो क्रैश होना ही था, समझ रहे हो। एंड स्लोली द इकोनॉमीज बिगैन फीलिंग द डाउन टर्न इन देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो वहां पे सारी जो वहां पे जो उनकी भी एक्टिविटीज थी वो सारी क्या होने लग गई, डाउन जाने लग गई, कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन, डिप्रेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज गिरने लग गई। भाई स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, स्टॉक मार्केट क्रैश होगा तो लंका नहीं लगेगी उनकी, लगेगी लगेगी, समझ लो, काम धंधे कम होने लग गए, पहले पैसा कम, लोग स्टॉक मार्केट में डूब गया ना, पैसा डूब गया तो क्या होगा, इनकम कम, इनकम कम, डिमांड कम हुई तो प्रोड्यूसर सप्लाई क्या करेंगे, कम, वो आउटपुट कम बनाएंगे, आउटपुट कम बनाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट
कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम और रोजगार कम, बेरोजगारी छा जाएगी। समझ में आया? इसको बोलते हैं आईटी बबल बस्ट। अब सुनना, अगली कहानी यहीं से जुड़ती है, इसी वाली स्टोरी से ही। अभी क्या आ गया इनके देश में 2001 में, क्या आ गया? स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, इकोनॉमी में डाउन टर्न आ गया, गिरने लग गई, और गिरते 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 दे वेंट इनटू रिसेशन, रिसेशन में पहुंच गई। समझ गए? अब इस रिसेशन से बाहर लाने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए, और अब आती है अगली स्टोरी, तीसरी और लास्ट है ये, बस खत्म। तीसरी स्टोरी है बेटा, इसको कहा गया है तीसरी स्टोरी, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस 2008 और 9। बोलो सर कहाँ 2001, कहाँ 2009, इतने तो बहुत गैप है। अभी आप देखना कैसे स्टोरी जुड़ती है। करें स्टार्ट? बस देखो तो क्या कह रही है, सुनना बेटा, ये स्टोरी कैसे जुड़ेगी, देखो आप क्या कह रही है। सो यहां से, फॉलोइंग द आईटी बबल बस्ट, वो जो आईटी बबल बस्ट हुआ 2000 में, द यूएस इकोनॉमी वेंट इनटू रिसेशन, उसके बाद अमेरिका की इकोनॉमी रिसेशन में चली गई। तो उस रिसेशन से बाहर लाने के लिए, इन ऑर्डर टू टेक द इकोनॉमी आउट ऑफ रिसेशन, द यूएस फेडरल रिजर्व, तो उनका जो सेंट्रल बैंक है, अपने सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई। उनका सेंट्रल बैंक का नाम है यूएस फेडरल रिजर्व। तो ये जो यूएस फेडरल रिजर्व था, उसने क्या किया? दे रिड्यूस्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स कम कर दी। रिसेशन का मतलब क्या होता है? लोगों का काम धंधा खराब है, पैसा है नहीं, डिमांड हो नहीं रही। तो अगर सरकार ने क्या सोचा, अगर हम इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे तो उससे क्या होगा? जनता बोरो करेगी और डिमांड करेगी। सही सोच थी, ठीक है, सही सोचा। अब सुनना, इन्होंने इंटरेस्ट रेट्स कर दी कम, ठीक है, काफी कम कर दी है ना। अब ऑब्वियसली से क्या होना था, लोगों के हाथ, लोगों ने खूब बोरो करना चालू किया, तो लिक्विडिटी आई लोगों के हाथ में। दिस लेड टू लार्ज लिक्विडिटी और मनी सप्लाई विद द बैंक्स, इससे लोगों के पास खूब मनी सप्लाई आ गया, बैंक्स के पास भी आ गया। विद लोअर इंटरेस्ट रेट्स क्रेडिट बिकेम चीपर। सर इंटरेस्ट रेट्स इतनी लोअर थी कि लोन चीपर हो गया, हर आदमी खूब लोन लेने लग गया दमादम, और लोन ले लेकर के घर खरीदने लग गया। क्या खरीदने लग गया बेटा? घर। सुनना, नॉर्मली घर खरीदना उनका एक सपना जैसा होता है। इंडिया में आज अपन लोग सब लोग हैं, मोस्टली लोग अपन ज़्यादातर अपने घर में ही रहते हैं ना, ये ऑल बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में था क्या, कि अपने ऊपर एक छत चाहिए जो खुद की हो। नॉर्मली ऐसा होता है, इंडिया में ज़्यादातर ऐसा होता है, वहाँ नहीं होता है। समझ लो, वेस्टर्न वर्ल्ड में, वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा उनका प्रायोरिटी होता है घूमना। समझ लो, घूमना, जितने ज़्यादा वो घूम सकते हैं। अपन घूमते नहीं है ज़्यादा लाइफ में। इंडियंस कितने देश देख लेते हैं, एक दो मुश्किल से, देश भी देख ले बड़ी बात है, इंडिया ही नहीं देखते पूरा। मतलब अपने में उनका उनका प्रायोरिटीज अलग है, अपनी अलग है, तो समझिएगा। तो और घर ऊपर महंगे होते थे, वहाँ पे होते बड़े महंगे हैं, वहाँ खरीदना आसान भी नहीं है। तो लेकिन क्या हुआ, लोगों के हो गए मजे। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर घर काय पे खरीदते हैं? लोन पे। और इंटरेस्ट रेट क्या हो गई थी? इतनी कम दैट लोन बिकेम चीपर। सो लोगों को तो मजा आ गया, बोले और यही है मौका, इंटरेस्ट रेट इतनी कम है, बोरो कर करके धमाधम वो क्या करने लग गए, घर खरीदने लग गए, जिससे घरों की डिमांड बढ़ने लग गई, हाउसिंग डिमांड बढ़ने लगी। अब सुनना स्टोरी, समझ रहे हो ना? हाउसिंग डिमांड क्यों बढ़ने लगी? बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स वर टू लो, इतनी कम थी कि हाउसिंग डिमांड बढ़ने लग गई, घर खूब घर खरीदने लग गए। अब क्या होगा, दिमाग लगाओ, जब घरों की डिमांड बढ़ रही है तो जो घर बनाने वाले होते हैं, बिल्डर्स, ये क्या करेंगे? सप्लाई बढ़ाएंगे। अच्छा, इनको भी तो प्रोजेक्ट वगैरह के लिए क्या चाहिए होता है, और इनको भी तो लोन सस्ते में ही मिल रहा है। इंटरेस्ट रेट कम हुई तो सभी के लिए तो हुई, इनको भी लोन सस्ते में मिल रहा था। ये भी दमादम बोरो कर करके घर बनाने लग गए, क्योंकि डिमांड बहुत हाई हो रही है, घर महंगे हो रहे थे, इनको दिखा कमाई का मौका, बोले और दवाओ बनाओ दमादम घर, तो ये बनाने लग गए, बोरो कर करके बनाने लग गए। ठीक है, समझ में आ रही है? अब लेकिन क्या हुआ, वही अति, एक्सेस। एक टाइम ऐसा आया कि ज्यादा बना के बैठ गए, जरूरत से ज्यादा। चलो कोई नहीं, फिर क्या प्रॉब्लम हुई? अब सुनना, प्रॉब्लम ये थी कि जो बैंक्स थे ना, उन्होंने भी ओवर वो अति कर दी, वही ओवर लेस कॉशियस होके, केयरलेस होके बांटे जा रहे हैं लोन, बिना बैकग्राउंड चेक किए, बिना मॉर्गेज के, गिरवी रखवा नहीं रहे, गिरवी भी नहीं रखवा रहे, लोगों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं चेक कर रहे कि वो लोन लेने लायक है या नहीं है। भाई क्या समझ रहे हो, उसका रेशो, उसका देख ही नहीं रहे सॉल्वेंसी, कि वो चुका भी पाएगा या नहीं चुका पाएगा। ऐसे खुले हाथ बांटे जा रहे हैं, कोई भी लेने आ रहा है मुंह उठा के तो लोन दे रहे हैं। तो क्या ही होना था, आप बताओ? ऑब्वियसली ये लोग, जो लोग खरीद रहे थे बैंक से ले लेके, ये अपनी ईएमआई
चुका नहीं पाए। इकोनॉमी में एक्सपेंशन हो रहा था, चलो बढ़ रही थी, लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही थी, समझ रहे हो। तो वो अपने क्या हो रहा था, बैंक के लोन वो ईएमआईज चुका नहीं पा रहे थे, तो बैंक का क्या होने लग गया, एनपीए, समझते हो, पैसा डूबने लग गया। ऐसे ही अब सुनना, लोग चुका पा नहीं रहे थे। अच्छा, फिर मैंने कहा था ये घर ज़्यादा बना के बैठ गए, ज़्यादा बना के बैठ गए, डिमांड अब उतनी है नहीं, फिर घर ज़्यादा बना दिए तो सप्लाई हो गई ज़्यादा और डिमांड हो गया। जब कोई भी चीज़ का सप्लाई ज़्यादा हो जाए और डिमांड उतनी है नहीं तो क्या होगा, वो फिर तो बिक ही नहीं रहे थे इनके घर, ये बना के बैठ तो गए, ये भी लोन 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 लेके बना के बैठ गए, अब घर बिक नहीं रहा, प्राइस हो गई घर, प्राइस हो गई हाउसेस की कम, जो रेट इन्होंने सोची थी घर की वो बिक नहीं रही, समझ रहे हो। पैसा तो लगा दिया इन्होंने अनशन, लेकिन वो बिक नहीं रहा। अब ये भी लोन नहीं चुका पा रहे बैंक का, चुकाएंगे कैसे, घर बिकेगा तो चुकाएंगे ना। तो क्या हुआ देखो, ना कंज्यूमर्स चुका पा रहे थे जिन्होंने घर खरीदे थे, बायर्स, ना ये लोन चुका पा रहे बैंक का, ना ये, क्या हुआ, बैंक ही क्रैश हो गया, होएगा ही, बैंक के पैसे ही नहीं आ रहे थे, समझ गए। तो वही अति करोगे तो यही होगा, पहले बांट भी तो अनशंट रहे थे, सोच के बांटते ना, हिसाब से बांटते, अनशंट होकर बांटोगे तो ऐसे ही होगा, बैंक ही क्रैश हो गया सालों का। तो सुनना, लिखा हुआ है इधर, सो विद लोअर इंटरेस्ट रेट्स क्रेडिट बिकेम चीपर एंड हाउस होल्ड्स, ये अब है ना, दे बिगैन टू बाय हाउसेस, घर खरीदने लग गए दमादम, बायर्स, स्टोरी बता रहा हूँ है ना। फिर डिमांड बढ़ता देख कि कौन बनाने लग गए, ये भी खूब देखो, डिमांड बढ़ी तो प्राइस भी महंगी होने लगी घरों की प्राइस बढ़ने से क्या होने लगे, जो प्रोड्यूसर्स थे, बिल्डर्स थे, ये भी दमादम प्रोड्यूस करने लग गए, ठीक है। द राइजिंग प्राइस ऑफ हाउसिंग लेट बोथ हाउस होल्ड एंड बैंक्स टू बिलीव दैट प्राइसेस वुड कंटिन्यू टू राइज, तो सबको लग रहा था कि भाई घरों की डिमांड और बढ़ेगी और पैसा आएगा, सो बैंक भी पागल हो गया, दमादम बांटे जा रहा है, ठीक है। सो बांटे जा रहा था, वो भी विदाउट चेकिंग द क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द बोरोवर्स, भाई लोन लेने वालों की थोड़ा चेक तो कर लो, भाई क्रेडिट वर्थिनेस लेने लायक है या नहीं है, चुका पाएंगे नहीं चुका पाएंगे, चेक ही नहीं कर रहे थे फाइनेंशियल बैकग्राउंड। तो क्या हो रहा था, लोन्स वर गिवन इवन टू सब प्राइम हाउस होल्ड्स एंड ऑल्सो टू दोज पर्संस हु हैड नो इनकम और असेट्स, जिसकी इनकम नहीं, जिसके पास मोर्टगेज के लिए असेट भी नहीं, उसको बांटे जा रहे हो लोन, थोड़ा ऐसे बेवकूफ करोगे तो यही होगा। तो हाउसेज वर बिल्ट इन एक्सेस, तो क्या प्रॉब्लम हुई, घर बन गए ज्यादा, houses were built in excess during the boom period and due to oversupply in the market, जब सप्लाई हो गई ज़्यादा तो ओवर सप्लाई की वजह से क्या हो गया, हाउसेस की प्राइसेस डिक्लाइन होने लग गई 2006 में। अभी तक सब अच्छा चल रहा था, मतलब बढ़ रहा है, बट 2006 तक क्या होते होते क्या हो गया, सप्लाई हो गई ज़्यादा, डिमांड हो गई कम और घरों की प्राइस गिरने लग गई 2006 में। हाउसिंग बबल, तो इसको बोला गया हाउसिंग बबल बन गया था ना एक, भाई हाउसिंग बबल मतलब कि कंस्ट्रक्शन मार्केट कह सकते हो, रियल एस्टेट का बबल बर्स्ट, जब अपने इंडिया में भी आया था, राजस्थान में भी तो आया था एक टाइम पे, बहुत तगड़ी प्रॉपर्टी के दाम बहुत हो गए थे ऐसे ही, तो वैसे वहाँ पे एक हाउसिंग का बबल बन गया था, खूब कमाई, ऐसा वो सोच रहे थे कि खूब कमाई होगी ये और वो, हाउसिंग का बबल बन गया था और ये बबल फट गया कब, 2006 में। समझ गए मेरी बात, वो जो बबल बन गया था, हवा बन गई थी कि ये कंपनियां दमादम बनाए जा रहे थे, तुम ये बनाए जा रहे थे, सप्लाई खूब, वो बबल फट गया सर, कब, इसको कहा गया है हाउसिंग बबल बर्स्ट, ठीक है। सो हाउसिंग बबल गॉट बर्स्ट इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2007, 2007 के आधे पार्ट में वो क्या हो गया, हाउसिंग बबल फट गया। सो विद फॉल इन द प्राइसेस, जब घरों की डिमांड, घरों की प्राइस हो गई कम, तो क्या हुआ, ठीक है, जिसको मोर्टगेज रखा था, आप समझो कईयों ने मोर्टगेज रखा हुआ था, अब जो अपना घर रखा उसका मोर्टगेज का प्राइस भी क्या हो गया कम, घरों की प्राइस ही कम हो गई ना सर, समझ रहे हो। तो क्या होने लगा, बैंक के पैसे डूबने लगे, समझ गए। सो द हाउस होल्ड स्टार्टेड डिफॉल्टिंग ऑन अ लार्ज स्केल इन पेइंग ऑफ देयर इंस्टॉलमेंट्स, वो अपनी किस्तें चुका नहीं पा रहे थे। दिस कॉज्ड ह्यूज लॉसेस टू द बैंक्स, बायर्स भी नहीं चुका पा रहे थे, तुम भी नहीं चुका पा रहे थे, बैंकों का हुआ लॉसेस इन द बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैड अ चेन इफेक्ट, तो फिर वो चेन इफेक्ट चालू हो गया, बैंक, अब क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है, बैंक क्रैश होगा तो फिर स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा, पूरा चेन इफेक्ट चालू हो जाता है, समझ गए। सो जब बैंक क्रैश हुआ तो बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी क्रैश होने लगे, फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट सब क्रैश होने लग गया, एंड पूरी यूएस इकोनॉमी, होल यूएस इकोनॉमी एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी एट लार्ज फेल्ट इट्स इम्पैक्ट। जब ऑब्वियसली यूएस का मार्केट जब ऊपर नीचे होता है ना, तो दुनिया का भी हो जाता है, फैलता है फिर वो, समझ गए मेरी बात। तो इसको कहा गया हाउसिंग बबल बर्स्ट, समझ गए। और पूरी ग्लोबल इकोनॉमीज में रिसेशन आ गया था, हमारे देश में भी आ गया था बकायदा, आता ही वो तो
जब यूएस में कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में प्रभाव आएगा तो जिन जिन देशों से उसका रिलेशन है, जिन जिन से वो बिजनेस करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उन पे भी तो आएगा। जब उसके यहाँ रिसेशन है तो वो हमसे डिमांड करेगा क्या? खूब खूब इंपोर्ट करेगा क्या? कहाँ से करेगा? इंपोर्ट करने के लिए तो पैसा चाहिए ना। समझ में आया? तो अगर वहां पर रिसेशन आता है, हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं, हमारे देश की कमाई कम हो जाती है, इफेक्ट तो आता ही है। समझ में आया? इस कहानी को बोलते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। तो ये 3 स्टोरी सुनाई मैंने अभी आपको, ये रियल स्टोरीज है, ऐसा हुआ था।